Hello students, welcome back. This is our lecture number 2 of class 11th Computer Science chapter 2, that is your software concepts. लास्ट में के वीडियो में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर क्या होता है और साथ ही साथ हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सॉफ्टवेयर हमारे कौन कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हमने आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और कितने टाइप्स के सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं। हम लोग बूटिंग के बारे में भी देख रहे हैं कि बूटिंग हमारा क्या होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि बूटिंग हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है कोल्ड बूटिंग और एक हमारा होता है वार्म बूटिंग। तो बूटिंग तो हम लोग देखे थे। देखिए आप लोग अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम लोग पहले देखते हैं कि कोल्ड बूटिंग में डिफरेंस और आपका वार्म बूटिंग में डिफरेंस क्या है। तो हमारा टॉपिक है पहला कि डिफरेंस बिटवीन कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। डिफरेंस बिटवीन कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। ठीक है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में आपका डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले डिफरेंस के लिए एक तरफ हम बनाते हैं कोल्ड बूटिंग के लिए, हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कोल्ड बूटिंग और हमारा दूसरा है इधर वार्म बूटिंग। ठीक है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। सबसे पहला हमारा जो कोल्ड बूटिंग है उसको देखते हैं। कोल्ड बूटिंग क्या है हमारा? कोल्ड बूटिंग क्या है आपको हम बताए थे। कोल्ड बूटिंग क्या है? जब हम लोग सिस्टम हमारा जब क्या है, मतलब कंप्यूटर जब हमारा फुल्ली ऑफ है, जब हम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, पावर बटन प्रेस करते हैं, तो उस समय जो आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग होता है। मतलब ऑन होता है और जितने भी आपके फाइल्स वगैरह हैं, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने फाइल्स है, वो आपका क्या कहलाता है उस समय? कोल्ड बूटिंग कहलाता है। तो पहला जो पॉइंट है आपका क्या है? कंप्यूटर इज कम्प्लीटली पावर्ड डाउन। कंप्यूटर इज कम्प्लीटली पावर्ड डाउन। कंप्यूटर का पूरा क्या आपका रहता है? पावर डाउन रहता है, मतलब कि आपका कंप्यूटर ऑफ रहता है। वार्म बूटिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है? कंप्यूटर को क्या कहता है? रीस्टार्ट करता है। कंप्यूटर इज रीस्टार्टेड फ्रॉम अ रनिंग स्टेट। इसमें क्या है? कंप्यूटर इज रीस्टार्टेड फ्रॉम अ रनिंग स्टेट। कंप्यूटर आपका क्या क्या रहता है? इसमें रीस्टार्ट करता है, मतलब कंप्यूटर आपका ऑफ नहीं रहता है, रनिंग स्टेट में रहता है। इसको हम लोग क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। देखिए जब भी डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा इस तरीके से आप डिफरेंस बताओगे। नेक्स्ट आपका सेकेंड पॉइंट क्या है? कोल्ड बूटिंग में क्या होता है? ऑल पावर इज टर्न्ड ऑफ। ऑल पावर इज टर्न्ड ऑफ। जितने भी पावर है सभी के सभी क्या रहते हैं? ऑफ रहते हैं। और इसमें क्या होता है? वार्म बूटिंग में पावर इज नॉट कंप्लीटली टर्न्ड ऑफ। पावर इज नॉट कंप्लीटली
टर्न ऑफ, इससे पावर कंप्लीटली टर्न ऑफ आपका नहीं होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका क्या है, ऑल डेटा इन रैम इज लॉस्ट, ऑल डेटा इन रैम इज लॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि जितने भी डेटा है सब लॉस्ट हो जाते हैं, और इसमें क्या था, डेटा इन रैम इज प्रिजर्व्ड, डेटा इन रैम इज प्रिजर्व्ड। ठीक, नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, बूट प्रोसेस टेक्स लॉन्गर, बूट प्रोसेस टेक्स लॉन्गर। और उधर क्या होगा आपका, बूट प्रोसेस इज फास्टर, बूट प्रोसेस इज फास्टर। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर फुल्ली रीसेट, ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर फुल्ली रीसेट। और उधर आपका क्या होगा, ओनली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर रीसेट्स, ओनली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर रीसेट। और हार्डवेयर कंपोनेंट में रीसेट होगा क्या, नहीं, हार्डवेयर रिमेन्स इनिशियलाइज्ड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 5 डिफरेंस हो गया किसमें, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। अब देखिए समझिए, पहला पॉइंट कहता है कंप्यूटर इज कम्प्लीटली पावर डाउन। इसमें आपका क्या है, आपका कंप्यूटर फुली आपका ऑफ रहता है, पावर डाउन रहता है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर इज रीस्टार्टेड फ्रॉम अ रनिंग स्टेट। यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर आपका ऑन है, रनिंग स्टेट में है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वार्म बूटिंग में। नेक्स्ट क्या है, इसलिए ध्यान रखिए, कंप्लीटली पावर डाउन होता है, और इसमें क्या होता है, रीस्टार्टेड होता है। नेक्स्ट, ऑल पावर इज टर्न ऑफ, जितने भी पावर है सब क्या रहते हैं, टर्न ऑफ रहते हैं। इसे पावर इज नॉट कम्प्लीटली टर्न ऑफ, यहाँ पे पावर आपका पूरा टर्न ऑफ नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपका रीस्टार्ट होता है ना। नेक्स्ट, ऑल डेटा इन रैम इज लॉस्ट, आपका जितने भी डेटा है रैम में वो लॉस्ट हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि देखिए, ये आपका क्या है, आप जैसे ही शट डाउन करते हो अपने कंप्यूटर को, या आपका कंप्यूटर बंद है, तो रैम में कोई भी डेटा आपका नहीं रहता है। जो भी आपका डेटा, आप मान लीजिए काम कर रहे हो और आप डायरेक्टली कंप्यूटर को शट डाउन कर दिए, तो क्या होगा, उस कंडीशन में जितने भी आपका डेटा आपका रैम में था, आप करेंटली वर्क कर रहे हो जिस भी प्रोसेस में, जिस भी प्रोग्राम में आप वर्क कर रहे हो, तो आपका डेटा वहाँ पे सेव नहीं होगा। आपका जितना भी डेटा है रैम में वो सभी का सभी लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जा रहा है, तो उस टाइप में बूटिंग को हम लोग वार्म बूटिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रैम में जो डेटा है वो पूरा का पूरा लॉस्ट नहीं होता है, डेटा को क्या रहता है, यहाँ पे प्रिजर्व रहता है। मतलब कि आप उसको रिकवर वहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, आपका वहाँ पे जहाँ पे आपका डेटा बंद आपने किया था, रीस्टार्ट हुआ, वहाँ से डेटा को हम प्रिजर्व वापस से कर लिए। नेक्स्ट है आपका बूट प्रोसेस टेक्स लॉन्गर। यहाँ पे बूटिंग जब हम बिगनिंग से ऑन कर रहे हैं, तो जितने भी मतलब यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। क्यों बूटिंग होने में टाइम क्यों ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स हैं, फोल्डर है, वो सभी के सभी लोड होते हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, आपका जो भी है, आपका प्रिंटर चेक किया जा रहा है, आपका मान लीजिए स्पीकर है वो चेक किया जा रहा है कि सब वर्क कर रहे हैं कि नहीं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपका वहाँ बूटिंग में आता है ना।
तो सभी को चेक करने में, प्रोसेस करने में, आपका सिस्टम ऑन होने में इसीलिए टाइम लगता है। यहाँ पे क्या है, बूट प्रोसेस इज फास्टर। यहाँ पे फास्टर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फास्टर इसी कारण से है क्योंकि यहाँ पे आपका कंप्यूटर शट डाउन नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा है, वो रनिंग स्टेट में है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करें, उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट कर दिए तो आपका जितने भी सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स को वो लोड नहीं करेगा। वो सिर्फ आपका जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, आपके हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करने की जरूरत ही नहीं, कंप्यूटर आपका ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है। तो इसी वजह से यहाँ पे बूटिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपका क्या होता है, फास्टर होता है। नेक्स्ट है और हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर फुल्ली रीसेट। अभी क्या बताएं, जब ऑफ हो गया तो वो फिर से क्या होगा, जब आप ऑन करोगे तो वो नए से स्टार्ट होगा, मतलब सभी का सभी क्या हो गया, रीसेट हो गया। इसमें क्या है, ओनली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर रीसेट। इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो रीसेट होते हैं। हार्डवेयर रिमेन इनिशियलाइज, आपके हार्डवेयर जैसे हैं वो वैसे ही के वैसे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आपके यहाँ पे रीसेट होते हैं। तो यही आपका डिफरेंस है किसमें, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग में। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड वार्म बूटिंग। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरफेस का काम करते हैं बिटवीन यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टोटल 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने वाले हैं कि कौन कौन से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सभी को फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका कोई भी कंप्यूटर आपका नहीं चल सकता है। आपका लैपटॉप क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका चलेगा क्या, आपका डेस्कटॉप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का चलेगा क्या, नहीं। आप देखते हो, आप जब भी कोई भी नया आप लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर आप परचेस करते हो तो उसके लिए आप सबसे पहले उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, विंडोज डालो, लिनक्स डालो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन उसके बिना आपका कंप्यूटर या फिर आपका मोबाइल या फिर आपका लैपटॉप कोई काम का नहीं है। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम योर कंप्यूटर विल नॉट वर्क। तो अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर सभी को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट में हम उसको ओएस लिखते हैं, ठीक है। तो पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है मल्टी प्रोग्राम, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, ठीक है। आप कभी भी एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखिएगा, आप हमेशा उसको पूरा लिखिएगा। नेक्स्ट मल्टी प्रोग्राम के बाद है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम लोग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसको हम लोग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नंबर 4 है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। 5th आपका जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टी प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो 7th है हमारा वो है इंटरैक्टिव या फिर GUI।
तो ये 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। 7 कौन कौन से है? सिंगल यूजर, देन मल्टी प्रोग्राम, देन टाइम शेयरिंग, देन रियल टाइम, मल्टी प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंटरैक्टिव। इसमें अभी हम लोग सबसे पहले सिंगल यूजर को देखेंगे कि व्हाट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला टाइप है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए नाम में आपको छिपा हुआ है सिंगल यूजर। इसका मतलब क्या है कि इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ सिंगल यूजर मतलब एक यूजर एट ए टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा MS DOS वगैरह हो गया, तो ये इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसमें क्या है, देखिए सिंगल यूजर का कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास मान लीजिए एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जब हम लोग पहले यूज़ करते थे तो हमारा DOS ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रहता था। तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें यूज़ कर रहे हो तो आप 10 आदमी बैठ के एक साथ उसको यूज़ कर सकते, नहीं, आप सिंगल उसको यूज़ कर रहे हो, लेकिन हाँ आप उसमें मल्टीपल टास्क कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एट अ टाइम आप एक ही काम कर रहे हो। आप एक समय में आप उस समय अगर आपको कुछ म्यूज़िक सुनना है तो आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आपको कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट्स का काम करना है, वर्ड में काम करना है, तो आप वर्ड में भी काम कर सकते हो। तो सिंगल यूजर का मतलब हो गया कि एट अ टाइम ओनली वन यूजर कैन यूज इट, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू सपोर्ट ओनली वन यूजर। सिंगल यूजर operating system, single user operating system is designed to support only one user at a time. Only one user at a time, ठीक है। एक बार में एक यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि नो मल्टीटास्किंग। यहाँ पे देखिए आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पूरा मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, बस यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको बता दे रही हूँ। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखिएगा कि इट इज डिजाइन टू सपोर्ट ओनली वन यूजर एट अ टाइम। एक बार में एक ही यूजर इसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इट मीन्स दैट ओनली वन पर्सन कैन इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। एक बार में एक ही पर्सन इंटरैक्ट हो सकता है कंप्यूटर के साथ, ठीक है। इंटरैक्ट करने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि आप एक कंप्यूटर में बैठे हुए हो और वहाँ पे बहुत सारे यूजर बैठे हुए हैं और सभी एक साथ उस कंप्यूटर में काम करें, नहीं, एक बार में एक ही पर्सन इंटरैक्ट कर सकता है कंप्यूटर से, मतलब वन बाय वन। अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम ही उसको यूज करेंगे, कोई और यूजर उसको यूज नहीं कर सकता है। यही आपका होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि इसमें नो मल्टीटास्किंग। इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स कि नो मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग हम नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ नो यूजर स्विचिंग, नो यूजर स्विचिंग। और क्या हो सकता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स? लिमिटेड सिक्योरिटी, ठीक है, लिमिटेड सिक्योरिटी। जैसे एग्जांपल में आपका हो गया MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका MS DOS होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा,
फिर आपके जो अर्ली वर्जन थे विंडोज के, और एग्जांपल क्या हो गया, अर्ली वर्जन ऑफ विंडोज, जैसे आपका विंडोज हो गया 1.0 से आपका हम बोल सकते हैं जो आपके अर्ली वर्जन आते थे 3.11, ठीक है, ये सब आपकी विंडोज के अर्ली वर्जन, यहाँ से आपका ये सब अर्ली वर्जन थे, इसमें ये सब आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते थे, ठीक है। फिर आपके जो ओल्डर वर्जन ऑफ लिनक्स, ठीक, तो देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता, मतलब एक बार में बहुत सारे मल्टीपल टास्क नहीं किया जा सकता है। नो यूजर स्विचिंग, यूजर एक बार में एक ही यूजर यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे यूजर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यार लिमिटेड सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी भी आपका क्या है, लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी नहीं है आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। उसमें से हमारा कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर में, जैसे कि MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ विंडोज के अर्ली वर्जन जो है आपके, वो सभी आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओल्डर वर्जन ऑफ लिनक्स के जो भी पुराने वर्जन है वो सभी क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये कुछ आपका एग्जांपल हो गया किसका, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सेकेंड है, वो है हमारा मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड हमारा क्या कौन सा टाइप है, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मतलब कि यहाँ पे एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम आपका प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला इसका जैसे एग्जांपल ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस है, मान लीजिए प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 4 है, प्रोसेस 5 है, प्रोसेस 6 है, प्रोसेस 7 है, प्रोसेस 8 है, प्रोसेस 9 है, ठीक, बहुत सारे आपके यहाँ पे क्या है, प्रोसेसेस हैं, ठीक। हम यहाँ P1 P2 इस तरह से हम लिख रहे हैं, P1 मतलब प्रोसेस 1, P1 क्या है आपका, प्रोसेस 1। अब क्या है आपका जो मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन कॉन्करेंटली, मतलब एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम आपका या प्रोसेस हम जिसको बोल रहे हैं कॉन्करेंटली, एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम आपका रन हो सकता है। और कॉन्करेंटली कैसे, देखिए क्या है कि जैसे मल्टी प्रोग्राम में क्या आपका होता है कि जैसे मान लीजिए आपका प्रोसेस 1 है, तो प्रोसेस 1 है तो सबसे पहला अगर मान लीजिए आपका जो CPU है वो प्रोसेस 1 को आपका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जब प्रोसेस 1 आपका पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये समझ लीजिए कि मैं एक आपका जगह है जहाँ पे या एक रूम है जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस है, ये मान लीजिए एक रूम है जिसमें एक साथ बहुत सारे प्रोसेसेस रखे हुए हैं। अब क्या है, सभी को हमको एग्जीक्यूट करना है, तो CPU क्या है, एक बार में एक ही प्रोसेस का एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या है इसमें आपका कि सबसे पहले CPU जो है वो प्रोसेस 1 को लिया, प्रोसेस 1 जो आपका पूरा जब कंप्लीट हो जाता है तब फिर उसके बाद आपका CPU क्या करेगा, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपका क्या करेगा, वो प्रोसेस 2 को जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब प्रोसेस 2 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर प्रोसेस 3 को लेगा, फिर वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कि कॉन्करेंटली 1 बाय 1 क्या कर रहा है, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि आपके जो प्रोसेसेस है, आपके प्रोग्राम्स कॉन्करेंटली एक बार में एक से ज़्यादा प्रोसेस आपके क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं कॉन्करेंटली। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है आपका CPU जो है वो आइडल नहीं बैठता है,
ठीक है। आइडियल आपका सीपीयू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है कि देखिए सीपीयू कभी भी बैठा नहीं रहेगा। मतलब सीपीयू बैठा नहीं रहने का मतलब क्यों हो गया? क्योंकि देखिए आपको सबसे पहले क्या हो गया, आपका प्रोसेस 1 आपका एग्जीक्यूट जब किया, तब उसके बाद प्रोसेस 2 पे गया। मतलब जैसे ही 1 का काम कंप्लीट हुआ तो वैसे ही वो 2 का काम करेगा। 2 का काम कंप्लीट हो गया तो 3 का करेगा, उसी तरह 4 का करेगा, फिर 5 का करेगा। मतलब जितने भी प्रोसेस आपके लाइन में लगे हुए हैं वो सभी को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इसमें क्या है, वो सभी को एग्जीक्यूट करेगा कब? जब एक प्रोसेस का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी वो दूसरे पे आपका जाएगा। ठीक है। मतलब जब तक कि मान लीजिए प्रोसेस 1 है, उस प्रोसेस 1 आपका हो रहा है, मान लीजिए इसमें आपको 5 टास्क आपको कंप्लीट करना है। इसको प्रोसेस 1 में टोटल 5 टास्क है, तो ये 5 को कंप्लीट करेगा तभी वो प्रोसेस 2 पे जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रोसेस 1 अगर बीच में उसका काम हो गया, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए अगर उसको जाना है, मान लीजिए दो प्रोसेस 1 में आधा ही में वो जाना चाहता है, वो खुद ब खुद अगर बोल दे रहा है कि कहने का मतलब कि हम इतना ही में रुकेंगे, हम अब जा रहे हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए, तब वो उसको छोड़ेगा और तुरंत प्रोसेस 2 वहाँ पे आ जाएगा। सीपीयू मतलब उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सीपीयू आइडियल नहीं बैठा रहता है, स्थिर नहीं बैठा रहता है। इसमें मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम बात करें तो ऐसे समझ लीजिए कि एक क्लास में मान लीजिए यहाँ पे जो हम प्रोसेस लिए, मान लीजिए ये सभी के सभी क्या है, आपके स्टूडेंट्स हैं। ये जितने भी प्रोसेस है वो क्या है, आपके स्टूडेंट्स हैं मेरे। और ये पूरा क्या है, आपका एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास है। अब क्या है कि हर एक स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट के पास कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए कि हर एक स्टूडेंट के पास 3 से 4 क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। तो अब जब हम क्लास में गए तो वो मेरे पास आएंगे कि मैम मेरे पास ये सभी क्वेश्चंस हैं। तो भाई ठीक है, सभी का सॉल्व होगा। तो क्या हुआ, सबसे पहला जो बच्चा है, मान लीजिए प्रोसेस 1 जो है, स्टूडेंट 1 जो है, वो आएगा। उसका हम जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। मतलब उसके पास अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, हम 5 को सॉल्व किए। तब उसके बाद हम क्या किए, तब हम जो सेकंड बच्चा था उसके पास गए। उसके बाद भी मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, तो उसका हम पहले क्वेश्चन फिर सॉल्व किए। जब उसका पूरा काम हो गया, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, तब हम थर्ड बच्चे के पास गए। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब प्रोसेस 9 तक हमको पहुँचने के लिए जो सीपीयू का हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो प्रोसेस है 9 तक पहुँचने के लिए हमको बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हम हर एक को पूरा जब तक नहीं कंप्लीट कर ले रहे हैं तब तक हम दूसरे पे नहीं आ रहे हैं। इसीलिए तो यहाँ पे 2 पॉइंट एक आएगा। एक तो आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा यहाँ पे आइडलनेस सीपीयू में नहीं रहेगा। सीपीयू आपका आइडल बैठा हुआ नहीं रहेगा। यही आपका होता है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये तभी हमारा होगा जब तक मान लीजिए स्टूडेंट 1 के पास 5 क्वेश्चन है और हम स्टूडेंट 1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए हम 2 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए, वो बोला कि सर या मैम मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अब आगे हो जाएगा, ठीक है अब हम जाएंगे। तब वो जब अपने से बोल दिया तब हम उसको छोड़ के प्रोसेस 2 के पास जाएंगे, स्टूडेंट 2 के पास जाएंगे। यही आपका क्या है, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको चलिए डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए आप बस ध्यान रखिए क्या है उसको याद रखिए, इसलिए हम आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। एक बार नहीं समझ में आए तो आप दूसरे बार वीडियो देखिए, बार बार आप देखिए। एक बार में नहीं समझ में आए दूसरे बार तो समझ में आ जाएगा, दूसरे में नहीं समझ आए तो तीसरे बार समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो व्हाट इज मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम? ए मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ए मल्टी प्रोग्राम A multi-program operating system allows multiple programs to run multiple programs to run concurrently
Multi-program operating system allows multiple programs to run concurrently, improving system utilization, improving system utilization, improving system utilization and efficiency. Improving system utilization and efficiency. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया, दिस मीन्स दैट पहला, multiple programs can run at the same time. Multiple programs can run at the same time. और दूसरा क्या हो गया आपका? Programs can share system resources. Program can share system resources like CPU time, memory और आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम बोल सकते हैं, इसका आता है एग्जांपल यूनिक्स, लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है. यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गए, ये सब भी आएंगे. आपके विंडोज जो है ये भी आप लिख सकते हो, विंडोज NT 2000. ये ऐसे देखिए, ऐसे लिख दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया आपका? मतलब विंडोज के सब वर्जन लिख रहे हैं. NT हो गया, 2000 हो गया, आपका XP हो गया. ये सब क्या है? कुछ एग्जांपल्स है किसके? मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक है, उसी तरह विंडोज 7, 8, 10. ठीक है, ये सभी क्या है? आपके एग्जाम्पल है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? तो अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स, ध्यान रखिएगा, मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन कॉन्करेंटली, इम्प्रूविंग सिस्टम यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंसी. इससे सिस्टम का यूटिलाइजेशन अच्छे से होता है और एफिशिएंसी भी आपका बढ़ता है. इसका मतलब क्या हो गया? इस चीज का मतलब क्या हो गया? मतलब एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम आपका रन हो रहे हैं एक समय में. दूसरा क्या हो गया? जो आपका प्रोग्राम है वो शेयर कर रहा है सिस्टम रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज क्या हो गया? जैसे सीपीयू का टाइम जो हो गया, ठीक है, उसी तरह मेमोरी जो हो गया, और जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है. तो प्रोग्राम सभी रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं एट अ टाइम. तो प्रोग्राम कैन शेयर सिस्टम रिसोर्सेज लाइक सीपीयू टाइम, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो ये आपके हो गए मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अब और भी बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बचे हुए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में कवर करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.